हर स्कूल या कॉलेज अपनी कुछ न कुछ खासियत के लिए मशहूर होता है। उन कॉलेज की कुछ खूबियां होती है तो कुछ खामियां। हैदराबाद में भी एक साइंस कॉलेज था जो कि अपने बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता था। करण, सुमित और अंकिता इसी कॉलेज में फ्रेशर थे, जहां फ्रेशर्स के मन में रैगिंग से जुड़े कई सवाल होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल उल्टा उनके सीनियर्स ने उन्हें बिल्कुल उल्टी बात बताई, जिसके वजह से ये कॉलेज अपने ही आप में काफी ज्यादा मशहूर था और इस बात के बारे में उस कॉलेज में पढ़ने वाले ही लोग जानते थे। वहां पे मौजूद पुरानी बिल्डिंग के बारे में करण, अंकिता और सुमित के सीनियर्स ने उनका वेलकम करके उन्हें एक बात बताई कि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी उस पुरानी बंद बिल्डिंग के पास नहीं जाएगा। देखते ही देखते कब 6 महीने बीत गए और कब उनका पहला सेमेस्टर खत्म हो गया, इसके बारे में उन तीनों को खबर ही नहीं लगी। करण, सुमित और अंकिता तीनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऐसे ही एक रात उन्होंने नाइट आउट करने के लिए हॉस्टल से बाहर जाने का प्लान बनाया। वे तीनों सारा खाना पीने का सामान बटोर के कैंपस के बाहर उस पुरानी बिल्डिंग के पास चले गए। वो उन तीनों के कॉलेज की ही बिल्डिंग थी, पर उस बिल्डिंग में मौजूद डिपार्टमेंट उन तीनों के बिल्कुल भी नहीं थे। उस बिल्डिंग के पास किसी का आना जाना भी नहीं होता था। कई लोग उस बिल्डिंग के आस पास जाने से भी कतराते थे। अब उन तीनों ने ये फैसला कर लिया कि बस अब वे तीनों दोस्त उस बिल्डिंग के अंदर जाकर नाइट आउट करेंगे और ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी आज की रात बिताने के लिए। उन तीनों को वे लोग एक एक करके उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। खाली पड़ी बिल्डिंग और रात के समय उन झिंगुर की आवाज और भी ज्यादा मजेदार बना रहे थे उन तीनों के सफर को। करण, सुमित और अंकिता उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले में पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें एक दरवाजे की आवाज सुनाई दी। सुनने से मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद पुराने जंग खाए दरवाजे को खोलने की कोशिश करी हो। वे तीनों दोस्त इस आवाज को सुनने के बाद एक कोने में जाकर छुप गए। एक कोने से छुपकर उन तीनों ने देखा तो उन तीनों को एक शख्स वहां पर नजर आया, जो कि शायद उस बिल्डिंग का वॉचमैन था। तीनों छुपकर एक कोने से ये देख रहे थे कि कब वो वॉचमैन वहां से चले जाए। कुछ समय के बाद वो वॉचमैन वहां से चला भी गया। फिर तीनों उस कोने से बाहर निकले और उसी दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए जहां से कुछ समय पहले बिल्डिंग का वॉचमैन बाहर आया था। अपनी टॉर्च लाइट की सहायता से उन तीनों ने ये देखा कि एक टूटा फूटा सा बोर्ड लगा था उस दरवाजे के बाहर, जिसमें लिखे गए शब्द को समझने के लिए उन तीनों को काफी मुश्किल हो रही थी। पर फिर कुछ समय के बाद उन तीनों ने उस बोर्ड पर लिखी चीज को पढ़ लिया, जहां लिखा था मेकअप रूम। वो मेकअप रूम उस कॉलेज का ही था जहां कॉलेज में होने वाली कुछ गैदरिंग्स और कई फंक्शन में रेडी होने के लिए स्टूडेंट उस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। पर अब काफी समय से ये कमरा बंद पड़ा हुआ था। फिर तभी उस बोर्ड को देखते देखते ही वो टॉर्च लाइट अपने ही आप बंद पड़ गई। उन तीनों को ऐसा लगा कि शायद उस टॉर्च में लगी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। इस सीन के बाद उन तीनों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये वही कमरा है जहां आने से सभी ने मना किया था। तीनों के हाथ मानो जैसे बड़ा खजाना लग गया था। तीनों ने यही सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए वे लोग यहीं पर नाइट आउट करेंगे। वॉचमैन ज्यादा दूर नहीं गया था। तभी उन तीनों ने दरवाजे की कुंडी को खोला और उस कमरे के अंदर वे लोग चले गए। पर उन तीनों को एक बात समझ नहीं आई कि जो कुंडी जिसे उस वॉचमैन ने थोड़ी देर पहले खोला था वे काफी आवाज के साथ खुली थी। पर उन तीनों ने जब उस कुंडी को खोला तब उन्हें ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई और काफी आसान तरीके से वे लोग उस कमरे के अंदर भी आ गए। उन तीनों ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमरे के अंदर आने के बाद उन तीनों ने रोशनी के लिए कमरे के अंदर स्विच बोर्ड को ढूंढना शुरू किया कि तभी अचानक जिस दरवाजे को उन्होंने कुछ समय पहले खोला था वे अपने ही आप काफी जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। रोशनी के लिए वे तीनों लोग उस कमरे में मौजूद दीवारों पर अपने हाथ को फेरने लगे कि शायद उन तीनों को कहीं स्विच बोर्ड मिल जाए। कि तभी उन्हें अंधेरे में बाहर से आने वाली कुछ हल्की रोशनी में एक स्विच बोर्ड नजर आया। पर उस स्विच बोर्ड में स्विच थी ही नहीं, बल्कि कुछ वायर्स थे
जो कि स्विच बोर्ड के बाहर निकले हुए थे। करण ने आगे बढ़ते हुए दो तारों को आपस में मिलाया कि तभी चिंगारियां निकलते हुए कमरे में लगा एक बल्ब ऑन हो गया, पर फिर अपने ही आप वो बल्ब कुछ समय के बाद बंद हो गया। तीनों कुछ कर पाते कि तभी उन तीनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे तीनों लोग भागते हुए उस कमरे के दरवाजे के पास चले गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, पर उन तीनों की गई ये कोशिश अब नाकाम होते जा रही थी। उस कमरे का दरवाजा जो कि कुछ समय पहले आसान तरीके से खुल गया था, वो अब उन तीनों से खुल ही नहीं रहा था। करण, सुमित और अंकिता को कैसे भी करके अब उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। फिर तभी तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि तभी कुछ अजीब सी आवाजें उन तीनों को उस कमरे से सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो उस कमरे में काफी सारे कीड़े आ गए हैं। फिर तभी तीनों जहाँ थे वहीं चुपचाप खड़े हो गए। कुछ समय के बाद जो कमरा आवाजों से भरा पड़ा था वो अपने ही आप शांत हो चुका था। अब ना तो उन तीनों को कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही उस कमरे में बाहर से आ रही हवाओं की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। उन तीनों ने बस राहत की सांस ली थी कि तभी अचानक अंकिता जोरदार आवाज के साथ चीखना शुरू कर देती है। अंकिता की चीखने की आवाज सुनकर करण और सुमित दोनों अंकिता से ये पूछते हैं, क्या हुआ अंकिता, तू चिल्लाई क्यों? हाँ अंकिता, तू चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अंकिता ने करण और सुमित से ये बताया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था जो कि बर्फ की तरह ठंडा था। करण और सुमित ने अंकिता को शांत रहने के लिए कहा ताकि वे लोग जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उन तीनों की बात खत्म होने से पहले ही एक बार फिर अंकिता जोरदार तरीके से चीखना शुरू कर देती है। तभी करण और सुमित को यह महसूस होता है कि कोई अंकिता को घसीटते हुए उसे अपने साथ ले जा रहा था। अंकिता अपने हाथ पैर मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर इस नाकाम कोशिश के बावजूद कोई अंकिता को अदृश्य ताकत अपने साथ खींचते हुए एक कमरे के अंदर ले जाती है और फिर अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे के बंद होने के बाद अचानक अंकिता की चीख शांत हो गई। अंकिता के उस कमरे के अंदर जाते ही उस मेकअप रूम में लगा बल्ब अपने ही आप ऑन हुआ। बल्ब की रोशनी में करण और सुमित ने ये देखा कि उस मेकअप रूम के अंदर भी एक कमरा मौजूद था, जिस कमरे में कुछ समय पहले अंकिता को किसी अदृश्य ताकत ने खींचते हुए अपने साथ ले गई थी। तभी तुरंत करण और सुमित भागते हुए उस कमरे के दरवाजे के पास चले गए और दरवाजे को खटखटाते हुए अंकिता को पुकारने लगे। अंकिता, अंकिता तू यही पे है क्या? अंकिता दरवाजा खोल। हाँ अंकिता दरवाजा खोल यार, तू इसी के अंदर है क्या? कुछ देर उस दरवाजे को पीटने के बाद सुमित और करण शांत हो गए कि तभी कुछ समय के बाद उस रूम का दरवाजा अपने ही आप खुल गया। करण और सुमित दोनों ही उस कमरे के अंदर झांकने लगे कि तभी उन दोनों को कमरे के अंदर बैठी अंकिता नजर आई, जो कि काफी अजीब तरीके से अपने सर को अपने घुटनों में दबाकर एक कोने पर बैठी हुई थी। बस इतना देखने के साथ ही साथ पिछले वाले कमरे में लगा बल्ब अपने ही आप फिर बंद हो गया और फिर जब करण और सुमित ने आगे देखा तब ना तो उन्हें कोई कमरा नजर आया और ना ही कोई दरवाजा और ना तो अब वहां पर अंकिता मौजूद थी। करण और सुमित बस यही सोच रहे थे कि अंकिता गई तो गई कहां। कुछ समय पहले अंकिता यहीं पर एक कोने पर अपने सर को झुकाए बैठी हुई थी। फिर तभी करण ने यह सोचा कि वो फिर से दरवाजे के पास में जाकर कमरे में लगे बल्ब को ऑन करने की कोशिश करे। करण तुरंत ही दरवाजे के पास गया और बल्ब को ऑन करने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक करण की चीख की आवाज सुनकर सुमित वहां पर आ गया। तभी सुमित ने करण से ये पूछा, अबे अब देखो क्या हुआ, अब तू क्यों चीखा? करण ने कांपते हुई आवाज में फिर ये कहा, सुमित मेरे भाई, अभी मुझे वैसे ही एहसास हुआ जैसे कि अंकिता को हुआ था।
कोई ठंडा हाथ जिसने मेरे कंधे पर रखा और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। भाई यहाँ से जल्द निकलना होगा और अंकिता को भी ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। मुझे यहाँ पर सेफ फील नहीं हो रहा है, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तू सच बोल रहा है भाई, यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ है। हमें जल्द से जल्द अंकिता को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वे दोनों तुरंत ही उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगे कि अचानक तभी उन्हें अंकिता की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों वापस पलटे और उसी कमरे के पास गए जहां पर कुछ समय पहले उन्होंने अंकिता को देखा था। तब उन्हें वहीं अंकिता बैठी हुई नजर आई, जो कि काफी अजीब तरीके से अपने सिर को अपने घुटनों में दबाकर बैठी हुई थी और बेहद अजीब तरीके से रोते जा रही थी। पर वे लोग हैरान थे कि कुछ समय पहले तो यहाँ पर अंकिता मौजूद नहीं थी, तब यहाँ पर वो आई कैसे और आखिर वो रो क्यों रही है। दोबारा उस कमरे के अंदर जाते ही उस कमरे का दरवाजा अपने ही आप बंद हो गया और इसी के साथ ही साथ अंकिता की रोने की आवाज भी बंद हो गई। दोनों अंकिता को पुकारना शुरू कर देते हैं। अंकिता, अंकिता कहाँ है? अंकिता तू कहाँ है यार? तू नजर क्यों नहीं आ रही? तू यही है ना अंकिता? यार कुछ तो बोल। इतना कहने के साथ ही साथ तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला और उस कमरे के बाहर बल्ब की रोशनी के साथ ही साथ अब अंकिता की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। सुमित, करण, तुम दोनों यहाँ? अरे मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही हूँ, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तभी करण ने अंकिता पर चिल्लाते हुए ये कहा, पागल हो क्या तुम? हमें पागल समझ के रखा है क्या? एक तो यहाँ से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं और ऊपर से तुम हमारे साथ ऐसा भद्दा खेल खेल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो बस कुछ समय पहले इस कमरे के अंदर बैठ के तुम रो रही थी और इतने ही जल्दी तुम यहाँ से बाहर कैसे आ गई? इतना कहने के साथ ही साथ अंकिता ने तभी ये कहा, तुम दोनों सच में पागल हो गए हो। मैं तो इस कमरे में आई ही नहीं, बल्कि मैं तो कब से इस कमरे के बाहर बैठी हुई हूँ। तुम दोनों ही पता नहीं कहाँ चले गए थे। इतना कहने के साथ ही साथ तभी करण और सुमित ने अंकिता का हाथ पकड़ा और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। दरवाजे के पास वो तीनों पहुंचे ही थे कि तभी उन तीनों के कदम अचानक से रुक गए और फिर से उन तीनों को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। करण और सुमित ने यह ठान लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए उन तीनों को इस कमरे से बाहर निकलना ही होगा। पर अंकिता जो कि वहीं पर रुक गई और तभी फिर अंकिता ने उन दोनों से ये कहा कि हम तो अपनी जान को बचाने के लिए इस कमरे से बाहर निकल रहे हैं, पर हम तीनों को उस लड़की की जान बचाना होगा जिसकी रोने की आवाज उन तीनों को उस कमरे के अंदर से आ रही थी। फिर तभी उस घने अंधेरे वाले रूम के अंदर अंकिता का हाथ पकड़कर करण और सुमित धीरे धीरे कदमों के साथ चले जा रहे थे उस घने अंधेरे वाले रूम के अंदर। जैसे ही वे तीनों दोस्त पहुंचे कि तभी अचानक वो लड़की की रोने की आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ समय तक उन तीनों के कान में उस लड़की की रोने की आवाज गूंज रही थी। फिर तभी अचानक मानो आसपास का माहौल इस तरीके से शांत हो गया कि समझो कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर तभी अचानक एक आवाज ने उस घने सन्नाटे को तोड़ा। दरवाजे खुलने की आवाज उन तीनों को सुनाई दी। दरवाजे को खोलकर शायद उस कमरे के अंदर कोई आदमी आया था। हल्की रोशनी में उन तीनों को उस आदमी की शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, पर फिर तभी उस आदमी ने उन तीनों दोस्तों से ये कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं तुम तीनों को यहाँ पर आना मना है। हल्की रोशनी में उस आदमी का फिर उन तीनों को चेहरा नजर आया। ये वही आदमी था जो कि इस बिल्डिंग का वॉचमैन था। धीमे धीमे कदमों की आवाज लेकर वो आदमी उस कमरे के अंदर आ गया और एक कुर्सी में आकर वो आदमी बैठ गया। कमरे के अंदर आने के बाद उस आदमी ने उन तीनों से ये कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम तीनों? पता है ना यहाँ आना सख्त मना है। फिर तुम तीनों यहाँ क्यों आए? बदले में उन तीनों दोस्तों ने उस आदमी से ये कहा, हम लोग यहाँ गलती से आ गए थे। पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हाल होगा। वो तो भला है भगवान का कि आप यहाँ पर आ गए। अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो शायद हम तीनों की लाश कल सुबह यहाँ से बाहर निकलती। प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। हम
हाथ जोड़ते, हम आपके पैर पकड़ते। इतना कहने के साथ वे तीनों दोस्त रोने लगे। तभी फिर उस वॉचमैन ने गहरी सांस ली और फिर उसने ये कहा, तुम तीनों को यह बात पता है क्या कि हमेशा बुरे लोगों का बुरा होता है। एक दिन तुम तीनों की तरह इस कमरे में एक लड़की आई थी जो कि एक बड़े हादसे का शिकार बनी थी, और उस घटना के बाद से ही ये कमरा हमेशा से ही बंद रहता है। कहते हैं कि वो लड़की किसी को भी इस कमरे के अंदर आने नहीं देती है। अपने मन में बड़े बड़े अरमान लेकर वो लड़की इस कॉलेज में पढ़ने आई थी, पर फिर कॉलेज के एक एनुअल फंक्शन के दिन ही उस लड़की के साथ इस कॉलेज में 2 लड़कों ने छेड़छाड़ की थी, और वे लड़के भी कोई मामूली लड़के नहीं थे। शहर के रईसजादे थे वो दोनों। एक दिन ऐसे ही एनुअल फंक्शन के बाद उन दोनों लड़कों ने मिलकर उस लड़की के इज्जत के ऊपर हाथ फेरा। वो लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस लड़की ने कॉलेज के एनुअल डे में ही इस कमरे में आकर खुदकुशी कर ली। बस उस दिन के बाद से ही इस कमरे में कोई भी नहीं आता है। गरीब घर की लड़की थी बेचारी, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, पर वो और उसकी इस आदत को देखकर कॉलेज में पढ़ने वाले रईस लड़के और लड़कियां उस लड़की का काफी ज्यादा मजाक बनाया करते थे। इस हादसे के बाद उन रईस लड़कों के बाप ने कैसे भी करके उस मामले को दबा दिया। बेचारी उस गरीब लड़की का बाप कहां कहां दर बदर फिरा अपनी लड़की को न्याय दिलाने के लिए, पर उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया। बेचारा बाप और करता भी क्या, अपनी लड़की के साथ वो भी चल बसा। एक दिन इसी कॉलेज में कुछ फंक्शन हुआ और उसी यूनियन फंक्शन पार्टी में उन दोनों रईस लड़कों में से एक लड़का यहाँ पर आया, और मैं भी उस लड़के को अपने साथ इस कमरे में लेकर आ गया। और उसका फैसला तो मेरी बेटी रोशनी ने उसी वक्त कर दिया था, लेकिन उस लड़के की आत्मा भी यहीं पर कैद है, और उस आत्मा ने ही आज तुम तीनों को इस कमरे में परेशान करने की कोशिश करी। और जब मेरी बेटी रोशनी ने यह देखा कि जब बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, तब मेरी बेटी रोशनी ने मुझे यहाँ इस कमरे में बुलाया तुम तीनों की मदद करने के लिए, वरना सचमुच तुम तीनों की लाशें निकलती इस कमरे से बाहर। वैसे मैं तुम तीनों को बता दूं, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 आत्माएं रहती है इस कमरे में। मेरी बेटी रोशनी, मैं और वही रईसजादे की आत्मा। एक अमीरजादा रोहित तो यही है। अब बस रणबीर यहाँ पर आ जाए तो हम बाप बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएंगी। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।